हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, सेल आरेख का प्रदर्शन, सेल विभव और विभवांतर के बारे में हमने समझा था। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम स्टूडेंट्स? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए इसको शॉर्ट में हम SHE के नाम से जानते हैं। SHE के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, इसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, इसमें मानक शब्द का क्या तात्पर्य है? मानक शब्द का यहाँ तात्पर्य है कि इसमें मानक परिस्थिति का उपयोग किया जाएगा। जैसे 1 atm दाब होगा, 1 मोलर सांद्रता, या आप यहाँ सक्रियता का मान 1 लेंगे, 1 मोलर सांद्रता या सक्रियता इकाई लेंगे, और जो ताप है वो 298 केल्विन लेंगे। हाइड्रोजन क्यों नाम रखा है स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आप मानक परिस्थितियों पर HCl के विलयन में प्रवाहित करेंगे, HCl के विलयन में प्रवाहित करेंगे, जिससे विलयन में H+ आयन उत्पन्न रहेंगे, विलयन में H+ आयन उत्पन्न रहेंगे, और इसी H+ और H2 गैस के कारण अभिक्रिया होती है, सेल अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा। स्टूडेंट्स, इसका नाम संदर्भ इलेक्ट्रोड क्यों रखा है? विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण 2 अर्ध सेलों से हुआ है। एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, एक अपचयन अर्ध सेल है। यदि आपको एक सेल अर्ध सेल तो दे रखा है, लेकिन दूसरा अर्ध सेल आपको नहीं दे रखा है, तो आप इस विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने के लिए आप विद्युत अर्ध सेल के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और इसका विभव हमको पहले से ही ज्ञात होता है, जिससे हमको दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात हो जाता है। अतः इसकी सहायता से हमको सेल का ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध विभव हमको ज्ञात होता है। स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आगे आप सबको बात समझ में? तो हम इनको ये नाम क्यों देते हैं, ऐसा मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, कैसी व्यवस्थाएं होती है, उन सबको मैं आपको समझा रहा हूँ। बिट डायग्राम देखेंगे, फिर इसमें होने वाली सेल अभिक्रिया देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, एक हम पात्र लेते हैं जिसमें हमने 1 मोलर HCl का विलयन, नॉर्मल भी ले सकते हैं, 1 नॉर्मल HCl का विलयन ले लिया, जिसमें H+ की जो सक्रियता है A = 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक प्लेटिनम का तार लगा दिया और नीचे आयताकार प्लेटिनम की कुंडली लगा दी। ये आयताकार प्लेटिनम की कुंडली है, प्लेटिनम की कुंडली का आयताकार टुकड़ा लगा दिया। ये, या आप सीधा बोल दो, प्लेटिनम तार का
आयताकार टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा, पीस, ये लगा दिया। और इससे हमने पीटी तार यानी कि प्लेटिनम के तार को जोड़ दिया, ये प्लेटिनम। और स्टूडेंट्स इसको हमने कवर कर दिया एक ग्लास नली से, कांच की नली से। इस नली का अंतिम जो सिरा होता है नीचे की ओर वाला, वो ओपन रहता है, ये ऐसे ओपन रहता है। और इसकी दाईं ओर से हम यहाँ हाइड्रोजन गैस पास करेंगे एक एटीएम दाब पर। और स्टूडेंट्स इसमें हमने मरकरी का विलयन भर दिया। ग्लास ट्यूब के अंदर, कांच की नली के अंदर हमने ये किसका विलयन भर दिया? मरकरी का विलयन, पारे का विलयन हमने यहाँ भर दिया। क्लियर? ये स्टूडेंट्स इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको हम एसएचई के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ये एसएचई है बच्चों, ये एसएचई है। अब देखिए इसमें सेल, अब जैसे हाइड्रोजन गैस आप इसमें पास करते हो तो यहाँ पर देखिए ये H+ आयन बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर बनते हैं। जैसे ये विलयन में पहुँचते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं जो हमको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अब विद्यार्थियों कुछ समय बाद में इनमें सेल अभिक्रिया होती है। तो सेल अभिक्रिया कैसे होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स इनकी सेल अभिक्रिया, इनकी सेल अभिक्रियाओं में देखो बच्चों क्या हो रहा है। जो H2 गैस है, चलिए कैथोड पे पहले अपचयन देखते हैं। कैथोड पर अपचयन, तो बच्चों कैथोड पर अपचयन क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो H+ आयन जो विलयन में उपस्थित है, ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना देंगे? हाफ H2 गैस बना देंगे, हाफ H2 गैस बना देंगे। अब स्टूडेंट्स इसका अगर हमको ऑक्सीकरण अर्ध सेल विभव लिखना होता, ऑक्सीकरण अर्ध सेल विभव यानी कि हम इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? तो देखिए, तो इसको व्यक्त करने का क्या तरीका रहता है? H+AQ। अब जिधर AQ आता है उधर आप इसकी मोलरिटी 1m लिखेंगे, ऑब्लिक करके अब इसमें आपको H2 गैस दे रखी है तो अक्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का यहाँ यूज करना होता है बच्चों, साथ में H2 गैस। और जिधर गैस लिखते हैं तो उस तरफ उसका दाब भी लिखा जाता है, इकाई दाब है 1 atm, यहाँ दाब है। तो इसका कैथोड पर अपचयन का जो प्रदर्शन होता है अपचयन अर्ध सेल का, तो वो ऐसे इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाएगा। स्टूडेंट्स एनोड पर भी ऐसे कैसे अभिक्रिया होगी? एनोड पर ऑक्सीकरण, स्टूडेंट्स एनोड पर ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो आप H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं विलयन में जाने पर ये H+ आयन मुक्त करती है। तो देखिए H+ आयन कैसे मुक्त करेगी? ये हाफ H2 गैस, ये हाफ H2 गैस H+AQ बनाएगी और साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। तो ये एनोड पर ऑक्सीकरण हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? इसको प्रदर्शित करने का तरीका देखिए, गैस से स्टार हो रहा है इसलिए हमने अक्रिय इलेक्ट्रोड PT का उपयोग किया। PT H2 गैस
अब गैस के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 atm ओब्लिक ओब्लिक हमको H प्लस प्राप्त हो रहा है तो H प्लस AQ, H प्लस AQ। और स्टूडेंट जब AQ होता है तो उसकी मोलरिटी या एक्टिविटी यानी कि सक्रियता या क्रियाशीलता हम दर्शा देते हैं। तो ये है बच्चों पूरा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आईयूपीसी ने इसका जो सेल विभव बताया है, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, जो सेल विभव बताया है वो 0.00 वोल्ट माना है। विद्यार्थियों, वर्तमान में एसएचई का उपयोग कठिन विषय होता है क्योंकि इनका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। अतः वर्तमान में इनके स्थान पर 2 नए संदर्भ इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जा रहा है और उनके जो नाम है अदर संदर्भ इलेक्ट्रोड जिनका उपयोग किया गया है। एक तो स्टूडेंट्स केलोमल इलेक्ट्रोड है, अदर जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है इसका नाम तो क्या है, केलोमल इलेक्ट्रोड है बच्चों। और दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो वर्तमान में इनका उपयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड का उपयोग वर्तमान में किसके रूप में करते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये था बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है सभी को? चलिए तो अब आप टॉपिक डाल लीजिए, मैं आपको इसके नोट्स लिखा देता हूँ, एक एक करके हम इसके नोट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो डालिए आप टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्यार से हम इसको एसएचई कह रहे हैं और संदर्भ इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो लिखिए बच्चों, इसमें टॉपिक आपने डाल लिया होगा और लिखिए एक विद्युत रासायनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं जिसमें एक अर्ध सेल ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहलाता है जबकि दूसरा अर्ध सेल अपचयन अर्ध सेल कहलाता है। यदि इन दोनों सेल में से किसी एक सेल का विभव पहले से ही ज्ञात हो तो दूसरे सेल का विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण एक प्लेटिनम तार के आयताकार टुकड़े से जोड़कर एक NaCl विलयन में डुबो देते हैं। एक NaCl विलयन में डुबो देते हैं तथा संपूर्ण व्यवस्था को एक कांच की नली से ढक देते हैं जिसका निचला भाग खुला रहता है।
इस कांच की नली में मरकरी का विलयन भरा होता है तथा कांच की नली के दाईं ओर से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जाती है, जिससे निम्न प्रकार की सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये सभी सेल अभिक्रियाएं ऐसे कैसे लिखनी है और साथ में ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ये रिएक्शन ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये डायग्राम ऐसे कैसे बना लेंगे, और फिर उसके बाद में आप नए एरो से लैंग्वेज लिखें। नए एरो से लैंग्वेज लिखना स्टूडेंट्स। आईयूपीसी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल विभव 0.00 वोल्ट मान लिया गया है। 0.00 वोल्ट मान लिया गया है। लेकिन एसएचई का उपयोग करने में कठिनाई होती है, इसलिए वर्तमान में संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में केलोमल इलेक्ट्रोड तथा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड उपयोग में लिया जाता है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड उपयोग में लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। यूं मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे इस साल का तो फेमस क्वेश्चन केवल ये है कि एसएचई यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा दो ऐसे इलेक्ट्रोड बताइए जिनका उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। एक क्वेश्चन इसकी बनने की पूरी संभावना है। तो आंसर आपको क्या देना है, केलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका नामांकित चित्र बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। तो क्वेश्चन वाइज भी आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया बताइए, लिखिए, दर्शाइए। ये क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सेल विभव है उसका मान कितना होता है। ये चार क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। आगे सभी को बात समझ में, ये चार क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं उम्मीद करूंगा कि क्लियर होगा, जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से
सेल विभव का मापन, सेल विभव का मापन। कैसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और उसका सेल विभव ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेल विभव किसी अर्ध सेल का होगा, अर्ध सेल का, अर्ध सेल का यानी कि अर्ध सेल विभव का मापन हम करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम कैसे इनका मापन करते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ दो चीजें नजर आ रही होगी। ये तो आपको SHE नजर आ रहा होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका सेल विभव हमको पहले से ही पता है। E0 सेल का जो मान है इसका कितना है बच्चों, E0 सेल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस आधार पर हम देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ ये जिंक है, जिंक धातु की छड़ है, और ये किस में जुड़ी हुई है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। तो स्टूडेंट्स, जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, और स्टूडेंट्स ये किसके रूप में बिहेव कर रही है, यहाँ एनोड के रूप में बिहेव कर रही है, और ये कैथोड के रूप में बिहेव कर रही है। ये कैथोड के रूप में स्टूडेंट्स यहाँ बिहेव कर रही है। अब आपको इनकी सबसे पहले तो सेल अभिक्रिया बता देते हैं। इनकी सेल अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है। अगर यहाँ SHE है और कैथोड के रूप में बिहेव कर रहा है तो कैथोड पर क्या होना है, अपचयन। कैथोड पर अपचयन होना है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर ये कैथोड पर अपचयन होना है तो देखिए कैथोड पर अपचयन कैसे होगा, H+ एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सी गैस बना देगा स्टूडेंट्स, H2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा। ये H2 गैस बन जाएगी और हाफ H2 गैस बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स सभी को। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको हम अर्ध सेल के रूप में, विभव के रूप में कैसे लिखेंगे, H+ AQ, AQ है तो 1m ऑब्लिक PtH2, H2 गैस, और जिधर गैस होता है उधर हम ATM लिख देंगे, 1 ATM। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स हम। और देखिए ये कैथोड पर अपचयन है तो बच्चों एनोड पर ऑक्सीकरण होना है, स्वाभाविक है, एनोड पर ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट्स एनोड पर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, देखिए आपके सामने, और यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज होता है और ये जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। देखिए सभी ध्यान दें, जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये बना दिया इसने जिंक 2+ एक्वस, और साथ में रिलीज क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो हमको यहाँ 2H+ लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी हमको एक की जगह पर 2 लेना पड़ेगा, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ हाफ को रिलीज कर देंगे, यहाँ हाफ हट जाएगा। आगे बात समझ में। और इसका प्रदर्शन तो ऐसे ही होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर,
तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ऑक्सीकरण अर्ध सेल के रूप में। तो जिंक सॉलिड है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ऑब्लिक जिंक 2 प्लस एक्वस, यू नो स्टूडेंट्स, जिधर एक्वस उधर उसकी मोलरिटी 1m रिप्रेजेंट कर दिया, ये 1m के रूप में हमने लिख दिया। हमारे पास दोनों सेल अभिक्रिया आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम सेल अभिक्रियाओं की मदद से संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख लेंगे, लेकिन हमको तो केवल जो जरूरत है ई सेल कैलकुलेट करने की है। तो स्टूडेंट देखो इसका ई सेल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ई सेल देखिए बच्चों, इसका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दे सभी स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका ई सेल यहाँ पर दिया रखा होता है स्टूडेंट्स। अगर मानक परिस्थितियों की बात करेंगे तो ई नॉट सेल आएगा इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन होता है। स्टूडेंट्स ई नॉट सेल दे रखा है, इसका ई नॉट सेल का मान दे रखा है स्टूडेंट्स। हम ई नॉट सेल ले लेते हैं 0.76 वोल्ट, ये इतना ई नॉट सेल है। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पहले से ही हमको दे रखा होता है। स्टूडेंट्स ई नॉट रिडक्शन किस पर हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव का मान अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बताया था मैंने, 0.00 वोल्ट, इतना वोल्ट है। और स्टूडेंट्स हमको इसका ज्ञात करना है, इसका हमको पता नहीं है। ई नॉट ऑक्सीडेशन हमको पता नहीं है। तो बच्चों आपके पास ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन जो कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन अपने पास आ जाएगा -0.76 वोल्ट, ये इतना वोल्टेज स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों अब सबको पता होगा कि वर्तमान में मानक अपचयन विभव ही प्रयुक्त करते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव के स्थान पर भी। तो जो मानक ऑक्सीकरण विभव आ रहा है वो वास्तविकता में किसका रूप है, मानक अपचयन विभव का ही रूप होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। तो आप स्टूडेंट्स टॉपिक डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से अर्ध सेल विभव का मापन। इसमें आप लिखना, इस प्रक्रिया में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक अर्ध सेल से जोड़ा गया है तथा दोनों के मध्य में लवण सेतु को लगाया गया है। जो अर्ध सेल दाईं ओर स्थित होता है, उसमें जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है तथा दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ में एमीटर व कुंजी से जोड़ देते हैं। तथा इनमें निम्न प्रकार की सेल अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम बना लेना है, इसके बाद में सेल अभिक्रिया लिखनी है, कैथोड पर अपचयन, ये रिएक्शन लिखनी है, साथ में इसका प्रदर्शन लिख लेना। ऐसे ही हमको एनोड पर ऑक्सीकरण लिखना है, ये रिएक्शन हमको लिखनी है और ऐसे इनका प्रदर्शन लिखना। इसके बाद में आपको लिखना है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। इसमें आप लिखिए, यहाँ सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.76 वोल्ट होता है तथा
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। इतना लिखने के बाद ये वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दीजिए, जिससे आपके पास A0 ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट है। तो आप फाइनल लिख देंगे स्टूडेंट्स इसके बाद में। अतः जिंक अर्ध सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान -0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको क्लियर किया। स्टूडेंट्स इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? स्टूडेंट्स केवल और केवल इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दो तरीके। एक तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम पूछा जा सकता है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो मैंने इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको कैलकुलेट करना बताया है वो पूछा जा सकता है। ये दो क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से बन सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के हिसाब से। अब विद्यार्थियों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है मानक वेस्टर्न सेल। मानक वेस्टर्न सेल। बच्चों 2017 में जब एनसीईआरटी में ये टॉपिक ऐड हुआ था तब से अभी तक ये टॉपिक आया नहीं है, और नेक्स्ट ईयर हमारा सिलेबस भी चेंज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आरबीसी की पेपर में आप ये नोट करके रख लीजिए, इस क्वेश्चन के आने के चांसेज है। मानक वेस्टर्न सेल। विद्यार्थियों जनरली होता क्या है, जब हम सेल विभव का मापन करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती और उनका समाधान जो किया गया है वो समाधान इसी सेल के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा कंप्लीट सेल होता है जिसमें सभी गुण उपस्थित होते हैं जो सेल विभव के मापन के लिए आवश्यक होती है। क्या समस्याएं हैं सेल विभव के मापन में और उनका समाधान कैसे किया गया? स्टूडेंट्स देखिए, मैं इस सेल को बनाने से पहले सेल विभव के मापन में आने वाली समस्याएं बताता हूं। सेल विभव के मापन में आने वाली समस्या, सेल विभव के मापन में आने वाली समस्याएं। और उनका समाधान इस सेल में कैसे किया गया, उन दोनों से रिलेटेड चर्चा आपको करवाता हूं। स्टूडेंट्स इन समस्याओं और समाधान को आप सभी ऐसे कैसे लिखेंगे, और फिर मैं आपको एक एक चीज इसका डायग्राम और इसके सेल अभिक्रियाओं से समझाऊंगा। तो बच्चों तीन तरह की समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि इलेक्ट्रोड के आसपास का, इलेक्ट्रोड के आसपास के विलयन की सांद्रता बदलने के कारण, सांद्रता बदलने के कारण सेल विभव भी स्थिर नहीं रहता है। अब सेल विभव बार बार चेंज होगा, स्थिर नहीं रहता है। अब स्टूडेंट सेल विभव स्थिर नहीं होता है तो फिर समाधान क्या करेंगे?
एक ऐसा सेल बनाएंगे जिसका सेल विभव क्या होता हो, स्थिर होता हो। स्थिर सेल विभव इसका समाधान होगा। तो स्टूडेंट्स इनका समाधान क्या है? पहला, यह एक स्थिर सेल विभव, यह एक स्थिर सेल विभव रखता है, सेल विभव प्रदर्शित करता है। और स्टूडेंट्स उस सेल विभव का मान अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ई नोट सेल का जो मान है वो है 1.0183 वोल्ट। इतना वोल्टेज आप याद रखिए, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, याद रखेंगे तो। चलिए बात दूसरी समस्या लेके आते हैं, समाधान करने के लिए हम बैठे हुए हैं बच्चों सभी के लिए। दूसरी समस्या है कि इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये भी एक समस्या है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो एक बार क्रियाकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बनेगा, तो फिर क्या करें? तो इसका समस्या का समाधान फिर मानक वेस्टर्न सेल में निकाला गया। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें उत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ओके, अंडरस्टूड सभी बच्चों को? चलिए तीसरी प्रॉब्लम निकालते हैं बच्चों। सामान्य सेल के मापन, सेल विभव के मापन में तीसरी समस्या है, इनका ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है। ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है। स्टूडेंट्स ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक का मान बहुत ज्यादा होता है। तो क्या समाधान निकाला इनका? इनमें ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। इनके ताप गुणांक का मान बहुत कम। कितना बच्चों? बहुत कम में वैल्यू याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। -0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन होता है। वोल्ट प्रति केल्विन। तो विद्यार्थियों ये समस्याएं थी एक सेल विभव के मापन में जो आने वाली समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का समाधान केवल और केवल एक सेल में है, और उस सेल का नाम क्या है? मानक वेस्टर्न सेल। स्टूडेंट्स आपसे समस्या तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन समाधान जरूर पूछे जा सकते हैं। तो 2021 के हिसाब से समाधान जरूर ढूंढे आप अपना। इन तीनों को क्वेश्चन के कैसे फॉर्म में पूछेंगे? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा कि मानक वेस्टर्न सेल की कुछ विशेषताएं बताइए या उनके गुणधर्म बताइए, ऐसी क्वेश्चन इसका बनेगा। तो ओनली आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, लेकिन हमें समझना कैसे है? समस्याओं से समझना है और समाधान की ओर बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इसमें ये देखेंगे कि कैसी आकृति का होता है, क्या क्या सेल अभिक्रिया में होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, इनमें जो होने वाली सेल अभिक्रिया है और जो इसका डायग्राम है, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये एच आकृति का बना होता है।
बिल्कुल एच आकृति में होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये एच आकृति में है, जिसके निचले हिस्से में स्टूडेंट्स ये प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये दोनों तरफ प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है बच्चों। ये पीटी तार है जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, पीटी तार। एक एक चीज समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये होता है कैडमियम अमलगम, जो स्टूडेंट्स एनोड का काम करेगा। कैडमियम अमलगम होता है स्टूडेंट्स, ये जो एनोड का काम करता है। और इसके जो ऊपर जो भरा हुआ है, यहां तक जो भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ये है CdSO4.8/3 वाटर, कैडमियम सल्फेट का 8/3 पानी। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी देखिए बात क्या है, आप सभी समझेंगे। जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, इसमें यहाँ मरकरी, ये नीचे तो मरकरी भरी होती है और ऊपर केलोमल भरा होता है स्टूडेंट्स। ये जो वाला हिस्सा है, इसमें केलोमल, Hg2SO4 को केलोमल कहते हैं, ये भरा होता है केलोमल। स्टूडेंट्स, ऊपर यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल ऐसा कैसा सॉल्यूशन भरा होता है, CdSO4.8/3H2 भरा होता है। और स्टूडेंट्स, ऊपरी वाले भाग में इसमें एक समान संतृप्त विलयन भरा होता है, CdSO4 का, कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। स्टूडेंट्स, ये इनकी व्यवस्थाएं हैं। अगर ये हिस्सा राइट हैंड वाला हिस्सा एनोड का काम करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा कैथोड का काम करता है। यहाँ मर्क्यूरस सल्फेट जो केलोमल है, ये केलोमल है स्टूडेंट्स, ये केलोमल ही किसका काम कर रहा है, यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। केलोमल यहाँ कैथोड का काम कर रहा है। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन आपके सामने देखिए, एच आकृति में आपको बना हुआ नजर आ रहा है। और इस एच आकृति में होने वाली जो, अब देखिए, ये हमने आपको बता दिया कि ये ऐसा अरेंजमेंट है। तो अब इसमें सेल अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक विद्युत रासायनिक सेल है। तो स्टूडेंट्स, अगर विद्युत रासायनिक सेल है तो इसकी सेल अभिक्रिया देखिए कैसे सेल अभिक्रिया होनी है। तो देखिए इसकी सेल अभिक्रिया, स्टूडेंट्स, उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया ही होनी है, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो देखिए कैथोड, पहले एनोड पर लेते हैं, एनोड पर अपचयन नहीं, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑलवेज ऑक्सीकरण। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्लियर सभी बच्चों को? तो एनोड पर ऑक्सीकरण हम करके बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें कैडमियम जो होता है, अब देखिए मरकरी नहीं लेंगे इसके साथ, हम कैडमियम से रिएक्शन समझा देंगे। तो कैडमियम कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा, कैडमियम 2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये एनोड पर ऑक्सीकरण हो गया स्टूडेंट्स। और ऐसे ही स्टूडेंट्स कैथोड पर अपचयन करते हैं, कैथोड पर अपचयन। तो देखिए बच्चों, कैथोड पर अपचयन कैसे होना है समझिए। कैथोड पर अपचयन में हमने कहा कि Hg2SO4 केलोमल किसका काम करता है, ये यहाँ पर कैथोड का काम करता है। स्टूडेंट्स, ये एनोड प्रक्रिया में मुक्त हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और बना देगा 2Hg और सल्फेट 2-, ये सल्फेट 2- बना देगा। तो स्टूडेंट्स, ये एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन हो गया। दोनों अभिक्रिया को जोड़ दीजिए तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। इसमें कैडमियम सॉलिड और ये रिएक्शन करेगा Hg2SO4 से, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो बच्चों, यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होगी, कैडमियम 2+ बचेगा एक्वस फॉर्म में, साथ में 2 Hg है और साथ में सल्फेट 2- भी यहाँ पर निर्मित होते हैं। आगे आपको बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, ये होती है इनकी सेल अभिक्रियाएं। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स
मानक वेस्टर्न सेल। तो आपने पहले समस्या समाधान लिख लिया था। अब आप लिखिए, एरो वाइज लिखना है स्टूडेंट्स। मैं आपको इसकी बनावट और इनकी सेल अभिक्रिया के बारे में लिखा रहा हूँ। देखिए सभी बच्चे, इस सेल में एच आकृति में बना कांच का एक पात्र होता है, जिसके निचले वाले भाग में प्लेटिनम तार जुड़े होते हैं। जिसके निचले वाले भाग में प्लेटिनम तार जुड़े होते हैं। इसके बाएं भाग में सबसे नीचे मरकरी वह केलोमल भरा होता है, जबकि ऊपर कैडमियम सल्फेट .8/3H2 का विलयन भरा होता है। यहां केलोमल कैथोड का कार्य करता है। इस उपकरण के दाएं भाग में सबसे नीचे कैडमियम अमलगम भरा होता है, जो एनोड का कार्य करता है, तथा इसके ऊपर CdSO4.8/3H2 का विलयन भरा होता है। इस सेल के ऊपरी वाले भाग में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा होता है तथा इसमें कुछ सेल अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो बच्चों, आपको ये डायग्राम बना लेना है और ये सेल अभिक्रियाएं इसमें से लिख लेनी है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से क्या क्या संभावनाएं हैं बनने की, तो वो फिक्स आप दिमाग में सेट कर लीजिए। एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को आप दिमाग में सेट कर ले कि ऐसा डायग्राम हमको मानक वेस्टर्न सेल आ जाता है तो बनाना है। एक क्वेश्चन तो इसका मानक वेस्टर्न सेल का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है स्टूडेंट्स, वो है मानक वेस्टर्न सेल की गुणधर्म बताइए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।